नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुरेश सांगी टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए 10th क्लास के साइंस और मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस, जिनके वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आज हम बात करते हैं 10th क्लास का विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, हम उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, हम उन्हें रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते टाइम हम उसमें दो पद ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले अभिकारक, रिएक्टेंट, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और दूसरा है उत्पाद, नेक्स्ट वन है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, जिनसे रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यानी बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट बात कर ले हम इसकी उदाहरण की। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हमारे मानव या बॉडी के अंदर श्वसन का होना, वो भी क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट वन है पाचन, पाचन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। नेक्स्ट वन लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो हम कुछ वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के दौरान कुछ प्रेक्षण है जिनको हम देखते हैं, उन प्रेक्षण को देख के हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ हम प्रेक्षण की बात कर लेते हैं। प्रेक्षण की बात करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या क्या चीजें चेंजेस होती है, उसे देख के हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। सबसे पहला है जो है अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहला प्रेक्षण है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर किसी रासायनिक परिवर्तन के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। नेक्स्ट प्रेक्षण आता है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। अगर किसी रासायनिक परिवर्तन के दौरान कलर में चेंजेस आ रहा है, तब हम बोलते हैं वहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। नेक्स्ट प्रेक्षण है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रासायनिक परिवर्तन के दौरान तापमान में चेंजेस आ रहा है, तो वह वहां बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जो ताप में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, उष्माक्षेपी रिएक्शन और उष्माशोषी अभिक्रिया। अब इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके बारे में इंट्रो करवा देता हूं आपको। उष्माक्षेपी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है उष्माशोषी, दूसरी रिएक्शन होती है उष्माशोषी, एंडोथर्मिक। वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ जो उत्पाद बनाता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद के साथ साथ में क्या होती है? उष्मा का
उत्सर्जन होता है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और दूसरा ऊष्माशोषी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं, बाहर से ऊष्मा को अवशोषण करते हैं और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो हम बोलते हैं वहां पे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हो रही है। नेक्स्ट है जो प्रेक्षण है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट प्रेक्षण है गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक से जो उत्पाद बनता है तो उत्पाद के साथ में कुछ गैसें भी क्या होती है, रिलीज होती है, तब वहां पे हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो हमारी ये प्रेक्षण है, प्रेक्षण को देख के हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन से, जिस समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ में उस पदार्थ का प्रतीक से हम क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे और उनके सूत्रों को लिखेंगे। प्रतीक से क्या लिखेंगे, प्रतीक से सूत्र लिखेंगे। पूरा यौगिक, पूरे पदार्थ का नाम नहीं लिखेंगे, उनके सूत्र लिखेंगे और सूत्र के साथ उनकी अवस्था भी लिखेंगे। अवस्था, भौतिक अवस्था लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसकी भौतिक अवस्था, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसीय अवस्था में है, उसकी अवस्था साथ में उसकी लिखी जाएगी। थर्ड बात है, थर्ड नंबर हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अभिकारक लिखते हैं और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं और राइट साइड में हम उसका उत्पाद लिखते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और इनके बीच में एक एरो का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान यहाँ पे जिस तरफ ये इसकी दिशा होती है उस तरफ ये रासायनिक अभिक्रिया की दिशा होती है। जैसे अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद की ओर रासायनिक अभिक्रियाओं की दिशा होती है। तब हम क्या देखते हैं, तीसरा में अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखते टाइम हमें देखना है कि वो रासायनिक अभिक्रिया किसी निश्चित परिस्थितियों में हो रही है तो उस निश्चित परिस्थितियों को इस एरो के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया निश्चित दाब पे हो रही है, ताप पे हो रही है या फिर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो हम यहाँ पे इनकी निश्चित परिस्थितियों को लिखते हैं। जैसे दाब है, ताप है या फिर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम इन निम्न जो परिस्थितियां है इनको हम यहाँ पे इस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है और ना ही रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी द्रव्यमान का, अर्थात अभिकारक में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के पदार्थों का द्रव्यमान उत्पाद के पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए हमारे उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये हम अभिकारक में और उत्पाद के द्रव्यमान संतुलित कर देते हैं तो हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या हो जाती है, एक संतुलित समीकरण में बदल जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना में हम एक विधि पढ़ेंगे, एक मेथड पढ़ेंगे, जिस मेथड से हम क्या करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है
ठीक है, इससे हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित बनाएंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप क्या बोलता है कि कोई भी अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है तो उनके सूत्रों को आप क्या करोगे, बॉक्स के अंदर बंद करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है बॉक्स के अंदर सूत्र को बंद करना। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, आयरन के हम रिएक्शन करवाते हैं जल से, तो इससे आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तब अगर हम इसे समीकरण को देखते हैं तो हमें देख के बताते हैं कि ये रासायनिक समीकरण है जो दे रखा है, ये संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेरस या आयरन का यहाँ पे 1 परमाणु है, यहाँ पे आयरन के 3 परमाणु। तो इस प्रकार ये जो रासायनिक जो समीकरण दे रखा है वो संतुलित नहीं है। तो हम इस विधि से इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहला क्या बोला है, बॉक्स के अंदर सूत्र को बंद करना। तो बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, सूत्रों को बंद कर देंगे। अब इसके बाद में यह ध्यान रखना कि किसी भी बॉक्स में परिवर्तन नहीं करना है। कोई भी बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप कुछ भी परिवर्तन नहीं लाओगे। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि परमाणुओं की पर इसके तत्वों के परमाणुओं को हम क्या करेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे और देन हम उसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए आयरन की, आयरन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 1 है और उत्पाद में हमारे आयरन के परमाणुओं की संख्या 3 है। तो हम यहाँ पे इस आयरन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी भी बॉक्स में परिवर्तन नहीं करना है। तो हम इसके क्या लगाएंगे, गुणांक में लगाएंगे 3। तो यहाँ पे हमारे आयरन भी क्या हो गया 3 और इधर भी आयरन भी 3 हो चुका है। आयरन हमारा संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट परमाणु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन की, तो अभिकारक में हमारा ऑक्सीजन है 1 और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो ऑक्सीजन को भी हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसको ऑक्सीजन 4 करने के लिए इसके साथ में गुणांक में हम 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गुणांक में क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। बट हम देखते हैं कि 4 ये गुणांक है, तो ऑक्सीजन के साथ में भी गुणांक है और हाइड्रोजन के साथ में भी गुणांक होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल परमाणु हो जाएंगे 4 दूनी 8। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8। तो इस तरफ भी आपको हाइड्रोजन क्या करने हैं, 8 करना है। तो गुणांक में क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देंगे, 4 गुणांक में। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पे आयरन भी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इस प्रकार ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में बोला जाता है समीकरण संतुलित हो जाने के बाद हम उसकी क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड या गैस है। तो देखते हैं यहाँ पे ये आयरन है, आयरन सॉलिड फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पे S लगा दिया। H2O जल है जो लिक्विड रूप में नहीं है, ये यहाँ पे भाप के रूप में है यानी गैस के रूप में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे गैस। और ये नेक्स्ट है, ये आयरन ऑक्साइड है, पाउडर फॉर्म में होता है इसलिए लिखेंगे S सॉलिड। एंड ये लास्ट हाइड्रोजन गैस है इसलिए इसको G से लिखेंगे। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं तो यहाँ मेथेनॉल का निर्माण होता है। मेथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे इस समीकरण को देख के हम बताएंगे कि ये क्या है, संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र को बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। पहला स्टेप क्या है, सूत्र को बॉक्स के अंदर बंद करना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है। अभिकारक में कार्बन की संख्या 1 है और उत्पाद में भी कार्बन की संख्या 1 है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं,
यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है 3 और 1 4। तो हम यहाँ पे देखने जाए तो कार्बन क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे 2, तो इसके साथ में हम मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे 2, तो हमारे ये भी हो जाएगा 4। इस प्रकार ये जो रासायनिक अभिक्रिया है क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। इसके बाद हमारा काम रह जाता है कि इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, एक गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है, और मेथनॉल क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो हमने इसकी भौतिक अवस्था भी लिख दी। इसके बाद में एक लास्ट स्टेप आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी निश्चित परिस्थिति में हो रही है तो उस परिस्थिति को भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है निश्चित दाब पर होती है, निश्चित दाब वो होता है 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक निश्चित दाब पर होती है, 340 वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो इसकी परिस्थिति को हम यहाँ इस एरो के ऊपर लिखेंगे। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसके बाद में हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास A अभिकारक है, B भी अभिकारक है, 2 अभिकारक मिलकर एकल C उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले है कोयले का दहन, कोयले का जलना, कोयले का दहन। कोयले का दहन में हम रासायनिक अभिक्रिया लिखने जाएंगे तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अब इस रासायनिक अभिक्रिया ये संयोजन अभिक्रिया में आती है क्योंकि यहाँ पे एक अभिकारक A और ये B अभिकारक, 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद CO2 गैस का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में आती हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं कि रासायनिक जो ये समीकरण है संतुलित है या नहीं है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित है। अब इसकी भौतिक अवस्था लिखते हैं, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अभिकारक मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसके गुणांक में क्या लगाएंगे 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। बट हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो चुके, इसको भी हमें 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में इसकी हम भौतिक अवस्था लिखते हैं। ये हमारे कौन सा है, गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, और ये हमारे लिक्विड अवस्था में है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर हम जल के साथ करवाएं, इसकी रिएक्शन बिना बुझे हुए चूने को कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जल के साथ करवाएं तो ये बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण करता है, बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। तब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम देखते हैं कि संतुलित है या नहीं। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। देखते हैं केमिकल रिएक्शन है जो रासायनिक अभिक्रिया है संतुलित है या नहीं। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 + 1 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2 है,
और यहाँ नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु 2 है। इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित है। चलो इसके बाद में इसकी भौतिक अवस्था लिखता है। कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड अवस्था में। एंड कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसका क्या बनेगा, पानी को किसी सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं और वो मिक्स हो जाता है तो वो क्या करता है, विलयन का, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। और विलयन को लिखा जाता है AQ, यानी एक्वस मतलब विलयन, AQ से लिखा जाता है। तो ये विलयन का निर्माण करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है कि बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूने को याद कैसे रखें, इसका सूत्र याद कैसे रखें। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना और ये बुझा हुआ चूना। हम इनको अगर ढंग से देखें तो ये कैल्शियम है, इसके साथ में ऑक्साइड है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन है, कोई जल का अणु नहीं है। इसका मतलब जल का अणु नहीं है तो ये क्या है, बिना बुझा है। जल के बिना कैसे बुझेगा, बिना बुझा है। और इसमें अगर बात की जाए कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको अलग किया जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या है बिना बुझा, बट इसके साथ में एक जल का अणु भी है। इसका मतलब ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस है, उसका क्या करेंगे, हम दहन करेंगे, जलाएंगे। यहां पे हमारे पास है रिएक्शन प्राकृतिक गैस मीथेन, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, उसके साथ में कुछ जल भाप के रूप में रिलीज होगा और उसके साथ में ही ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है उत्पाद के साथ, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं हम, ये संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, और अभिकारक में यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं हमारे, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और 2 4 परमाणु हैं। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार ये रासायनिक जो समीकरण है हमारा संतुलित हो चुका है। इसके साथ में हम इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे। मेथेन है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और लिक्विड अवस्था में नहीं है, भाप के रूप में है, तो ये भी क्या है, गैस है और ऊष्मा का रिलीज हो रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। नेक्स्ट हम बात करें श्वसन की। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें श्वसन की। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में कुछ जल के अणु और उसी के साथ में ऊष्मा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर श्वसन होता है। ये भी कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इस रासायनिक अभिक्रिया, इस समीकरण को हम देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है, और नहीं है तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 और 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है। तो इसको 6 करने के लिए यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो कार्बन हमारा क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं। तो 2 के साथ में 12 करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 6 लगाएंगे। तो हाइड्रोजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन की। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2, 6 2 8 है,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12, कितने हैं ऑक्सीजन 12, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 6, 12 और 6 कितने हो गए 18, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास ऑक्सीजन 6 और 2 कितने हो गए 8, 6 + 2 कितने हो गए 8 है। तो हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, तो हम इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि बाकी वाला क्या है बैलेंस है। हम इस ऑक्सीजन के साथ जाएंगे और इनको हम क्या करेंगे इसके बराबर करने जाएंगे। अगर मैं इसको इसके साथ में 6 लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएंगे, और +6 ये कितना हो जाएंगे 12 + 6 कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और ये भी 18 और ये भी हमारे पास 18 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो रासायनिक अभिक्रिया थी क्या हो चुकी है हमारी संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी भौतिक अवस्था की, तो ग्लूकोज है वो किस में होता है एक्वस में होता है, इसका जलीय विलयन होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे गैसीय अवस्था में है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी क्या होता है ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है, तो ये क्या होगा एक्वस फॉर्म में होगा। और जल है यहाँ पे, जल किस में होगा लिक्विड अवस्था में होगा, और उसके साथ में उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो ये हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण थे। हमारे पास 2 प्राकृतिक गैस का दहन और दूसरा था श्वसन। तो ये हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट जो रिएक्शन थी संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट नंबर की थी, ये हमारे यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट विपरीत है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक 1 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता वियोजित होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभिकारक है 1 और ये टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहला हम जो उदाहरण इसमें बात करते हैं, पहले जो उदाहरण है उसकी बात करेंगे उष्मीय वियोजन की। सबसे पहला वियोजन की बात करेंगे उष्मीय वियोजन। ऐसा वियोजन जो उष्मा द्वारा किया गया हो उष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट की बात करें, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का उष्मा के साथ में वियोजन किया जाए, उष्मा के साथ में किसके प्रेजेंस में उष्मा के प्रेजेंस में इसका वियोजन किया जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों में टूट जाता है। फेरस सल्फेट किस में बनता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जो लाल भूरे रंग का होता है, क्या होता है लाल भूरे रंग का पाउडर, भूरे रंग का होता है, और ये क्या होता है हरे रंग का होता है, हरा रंग का फेरस सल्फेट होता है, और फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो लाल भूरे रंग का पाउडर बनता है। तो ये क्या हुआ उष्मा के द्वारा फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हुआ वियोजन हुआ, और ये वियोजन किसके द्वारा तो हुआ था उष्मा के द्वारा हुआ था। चलो इस अभिक्रिया को हम देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है। यहाँ पे आयरन का 1 परमाणु है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 करेंगे। इसके बाद देखते हैं सल्फर, सल्फर के परमाणु यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 1 और 1 2 है। यहाँ नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन की 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने हैं 8 हैं, इधर भी देखते 3 2 5 और 5 और 3 8 है। इस प्रकार ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है संतुलित है। इसमें वियोजन के बाद में बात करते हैं नंबर 2, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, क्या बोलते हैं उसको चूना पत्थर। अगर चूने पत्थर को हम क्या करें उष्मा के द्वारा वियोजन करवाएं, क्या करवाए उष्मा के द्वारा वियोजन करवाए, तो ये क्या बदलता है किसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है रिलीज होती है। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है क्या। कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 2 और 1 3। इस प्रकार जो ये रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है। इसकी बात करें तो ये हमारे सॉलिड अवस्था में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर होता है चूना पत्थर। और नेक्स्ट ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो बनेगा ये है बिना बुझा हुआ चूना, क्या है बिना बुझा चूना। इसकी अवस्था भी क्या होगी सॉलिड होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी वो गैस होगी। ठीक है, तो चूना जो पत्थर चूना पत्थर होता है उसको भी हम उष्मा के द्वारा क्या कर सकते हैं उसका
बिना बुझा हुआ चूने में वियोजित कर सकते हैं। जैसे जो चूने का पत्थर जो खदान में निकाला जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको भट्टियों में गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर गर्म करके हम उसको बिना बुझा हुआ चूने के रूप में वियोजित करते हैं। और ये बिना बुझा हुआ चूना आगे जो सीमेंट बनाने में, रंगाई पुताई में काम आता है।